हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7, जंतु और पादपों में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम पहले चैप्टर करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जंतु और पादपों में परिवहन। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारी सिराएं हैं। जो नीली वाली है वो सिराएं हैं और जो रेड वाली है वो धमनियां हैं। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का क्या बनाती हैं? परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पादप में परिवहन कैसे होता है, जंतु में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अभी हमने बताया कि परिसंचरण तंत्र क्या बनाते हैं। परिसंचरण तंत्र में हमारे धमनियां, सिराएं होती हैं, ठीक है, और हमारा हार्ट होता है। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, मानव में पाचन, तो उस समय हमने देखा था कि छोटी आंत के जो विलयी होती हैं, जो उनकी कह लीजिए जो शुद्रांत्र में होती हैं, दीर्घ रोम जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दीर्घ रोम में क्या हमने देखा था कि वहां पे है ना वाहिनियां होती हैं, यानी रक्त वाहिनियां होती हैं दीर्घ रोम से जुड़ी हुई। ऐसे ऐसे दीर्घ रोम की संरचनाएं होती थी और उनसे यहाँ से कनेक्टेड होती थी वाहिनियां, ठीक है। अब वो क्या काम करती हैं? वो शरीर के अन्य भागों तक पाचित भोजन को पहुंचाती हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त की शरीर की कोशिकाएं तक ले जाता है। जब हमने लंग्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो लंग्स के बारे में हमने ये देखा था कि लंग्स से भी क्या जुड़ी होती हैं? हमारी वाहिनियां जुड़ी होती हैं, ठीक है। उससे भी हमारी क्या जुड़ी होती हैं? ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो रक्त देखो कितना काम आ रहा है हमारे, जो हमारे शरीर में, हमारे वाहिनियों में जो बह रहा है पूरे टाइम, उसी के कारण हमारा जो पाचित भोजन है वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच रहा है। उसी रक्त के कारण ही ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों से शरीर के कोशिकाओं तक ले जा रहा है, ठीक है। इसलिए कई बार जब एनीमिया होता है लोगों को, जब वो रक्त की कमी आती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। चक्कर क्यों आते हैं? कि रक्त ही यदि कम होगा तो ना तो पाचित भोजन हमारे शरीर के पार्ट्स तक पहुंचेगा, ना ऑक्सीजन पहुंच रही है, ठीक है। तो रक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के भी काम। अपशिष्ट पदार्थ कौन बाहर निकालता है? अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर निकालने का काम करती है, वो करती है हमारी किडनियां, ठीक है। शरीर में किडनी होती है, तो 2 किडनियां होती हैं। तो वो हमारे क्या काम करती हैं? जो भी हमारे विषैले पदार्थ होते हैं उनको यूरिन के थ्रू शरीर से
बाहर निकाल देती हैं। तो वहां पे भी क्या होती हैं, वहां पे रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को लेकर जाती हैं, रक्त को फिल्टर करके और फिर वापस पहुंचाया जाता है शरीर के पार्ट्स में। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त किससे बना होता है? रक्त एक तरल पदार्थ से बना होता है, उस तरल को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। उस प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें एक लाल रंग का वर्णक होता है। उस वर्णक का क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन, या जिसको हम एचबी भी बोलते हैं कि तुम्हारे खून में एचबी कितना है ना, ऐसे पूछते हैं एचबी कितना है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलता पूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। इसलिए जब खून कम हो जाता है तो चक्कर आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूजो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जो जिन्हें क्या कहते हैं? पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स के कारण हमारे जो शरीर में खून का थक्का जम जाता है, जिसके कारण शरीर से खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो डेंगू बुखार जब होता है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसलिए ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो बहुत जरूरी है। ये हमारे खून का थक्का जमाने के काम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां। कितने तरह की रक्त वाहिनियां होती हैं हमारे ब्लड में? शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो रक्त वाहिनियां क्या काम करती हैं? रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती हैं। आप जानते हैं कि अंतः शोषण के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। ठीक है, जैसे ही हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े किससे भर जाते हैं? ऑक्सीजन से भर जाते हैं। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अन्य भागों में कैसे पहुंचती है? रक्त के द्वारा पहुंचती है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, एक होती है धमनी और एक होती है शिराएं। धमनियां क्या काम करती हैं? धमनियां जो है वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध, यानी ऑक्सीजन समृद्ध को हम क्या बोल सकते हैं? शुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं। शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की जो भित्तियां या दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं। ठीक है, आइए इन धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 7.1। अपने दाहिने हाथ को मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं कलाई के भीतर भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति महसूस होती? यानी जो नब्ज होती है, जिसे नाड़ी स्पंदन भी कहा जाता है, नब्ज कहा जाता है। कई बार डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़ के देखता है ना कि बुखार है या नहीं है,
तो क्या देखता है, वो हार्ट बीट ही चेक करता है कि इसकी हार्ट बीट है वो तेज धड़क रही है या नॉर्मल है। ठीक है, तेज धड़क रही होती है तो बुखार होता है। तो यहाँ स्पंदन क्यों होता है, यह नाड़ी स्पंदन कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। तो स्पंदन क्यों होता है, यहाँ पे हमारी धमनियों में रक्त बह रहा होता है। तो यहाँ देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। तो 1 मिनट में कितनी बार हमारा हृदय धड़कता है, 72 बार। ठीक है, तो ये चेक करके हम अपनी स्पंदन दर निकाल सकते हैं। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने, प्रति मिनट स्पंदनों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, स्पंदन दर कहलाती है। तो स्पंदन दर किसे कहते हैं, प्रति मिनट जितने स्पंदन की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पंदन दर। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी होती है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। सामान्य स्थिति में अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। तो और कहाँ नाड़ी स्पंदन होता है, गर्दन के पास भी नाड़ी स्पंदन होता है। ठीक है, पैर में होता है नीचे। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए और कहाँ नाड़ी स्पंदन होता है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड स्मर्द, कार्बन डाइऑक्साइड स्मर्द को हम क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेके आती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिराएं कहलाती हैं। तो सिराएं क्या काम करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्मर्द रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस लेके आती हैं। सिराओं की जो भित्तियां होती हैं वो अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कैसे यदि फेफड़े क्या करते हैं, शुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाते हैं, फिर हृदय उसको सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। ये काम कौन करती है, पार्ट्स में पहुंचाने का शुद्ध रक्त को, ये धमनी काम करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं से क्या होती हैं, बहुत सारी, यानी धमनियों से भी बहुत सारी केशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं जो बॉडी पार्ट्स में रक्त पहुंचाती हैं। फिर बॉडी पार्ट्स से जो रक्त है वो सिरा में जाता है, जो अशुद्ध रक्त होता है सिरा से किस में जाएगा, हृदय में जाएगा। हृदय से फिर शुद्ध होने यानी ऑक्सीकृत होने कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। तो इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है कंटिन्यूसली। फिर फेफड़े शुद्ध रक्त को कहाँ पे भेज देंगे, हृदय में भेज देंगे। चित्र 7.3 को देखिए, क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। चित्र 7.3 देखकर मैं भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा है कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ठीक है, जो फुफ्फुस धमनी क्या काम करती है, वो करती है हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये वाली जो होती है, ये वाली कौन सी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है। और क्योंकि ये फेफड़े से रक्त को लेके आ रही है, इसलिए इसको फुफ्फुस सिरा कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। ठीक है, वैसे तो धमनी में कौन सा रक्त होता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होती है उसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकतर जगहों पर ही किया जाना चाहिए।
दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय क्या है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। जैसे हम घरों में मोटर चलाते हैं ना, टंकी में ऊपर पानी नहीं चढ़ता नलकों से, तो टंकी में पानी चढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोटर का यूज करते हैं। इसी तरह जो हमारा हार्ट जो है ना, वो एक तरह का पंप के रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, वो मतलब प्रेशर के साथ ब्लड को भेजता है ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स में जा सके, और फिर सिराओं से दोबारा प्रेशर के साथ क्या आता है? ब्लड आता है। तो निरंतर क्या करता रहता है? धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। जो हमारी चेस्ट होती है, वहां पे पसलियों के बीच में हृदय होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। अपने हृदय का माप या साइज लगभग किसके बराबर होता है? अपनी आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या होता है? हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने जो पार्ट्स होते हैं? तो 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऊपरी 2 कक्ष को क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं, और निचले 2 कक्ष को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है। वहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। तो ये हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये होती है महाधमनी। तो महाधमनी क्या काम करती है? महाधमनी जो है वो धमनियों को कलेक्ट करके बनती है, और ये शुद्ध रक्त को शरीर हार्ट में पहुंचाती है। जो रेड रेड दिखा रखा है ये शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन कृत रक्त है। और बाया आलिंद, बाया आलिंद में आता है सबसे पहले, फिर किस में जाता है? बाया निलय में जाता है। फिर यहां से होता हुआ, ठीक है, यहां से होता हुआ किसके थ्रू? तो वो सिरा से ये आता है, और यहाँ से महाधमनी से होता हुआ बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, यहाँ से जो अशुद्ध जो रक्त आता है, दायां निलय है ये, और पक्षों के बीच का विभाजन ये वाला है, और यहाँ पे वाल लगे होते हैं। जो वाल है वो बंद और खुलते रहते हैं। ठीक है, और जो हमारी हृदय की जो धड़कन होती है लब डब, वो भी वॉल के खुलने और बंद होने के कारण ही होती है। ठीक है, यहाँ पे महाशिरा होती है। महाशिरा क्या काम करती है कि ये सभी रक्त को इकट्ठा करती है और यहाँ पे लेके आती है। और जो फुफ्फुस सिरा है वो क्या काम करती है? वो फुफ्फुस सिरा जो है वो फेफड़ों में लेके जाती है। फुफ्फुस धमनी जो है वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके आती है। और फुफ्फुस सिरा क्या काम करती है? ये फुफ्फुस शिरा जो है वो लेके आती है, फुफ्फुस धमनी जो है वो लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, तो ये मानव हार्ट का चित्र है। ये सभी को प्रैक्टिस करना है, बना के देखना है। 5 नंबर में आता है ये एग्जाम में। आगे बात करते हैं हृदय स्पंद क्या होता है। हमने हृदय के स्पंदन दर के बारे में बात की कि ह्यूमन हार्ट है वो नॉर्मली 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? हमारी हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें और अपने हृदय स्पंदन या धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका यूज करता है? स्टेथोस्कोप। तो हृदय धड़कन को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसका क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित यानी बढ़ाने के लिए करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, ये वाला चेस्ट पीस पर रखा जाता है, और दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस होते हैं। इस तरह से 2 ईयर पीस लगे होते हैं। ये स्टेथोस्कोप का डायग्राम दिखा रखा है। ये चेस्ट पीस है, छाती पर रखा जाता है। ये 2 ईयर पीस कानों में लगे होते हैं। ये ट्यूब होती है ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक है। तो जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है और सिरे पर 2 ईयर पीस या श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 7.2। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए अपने प्रेक्षणों को तुलना कीजिए। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे जो हृदय की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। अपनी और अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन को रिकॉर्ड कीजिए। आपको अपने हृदय स्पंदन नाड़ी स्पंदन के दर के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन ध्वनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट ध्वनि में उत्पन्न स्पंदन हृदय स्पंदन को बताती है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपास किया गया और उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के परिक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण परिक्रम द्वारा यानी मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, ये हमने श्वसन वाले चैप्टर में देखा था। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं?
जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं से निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों यानी किडनी में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों गुर्दों में आता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में यानी यूरिन के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से यानी मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनी नली के आकार के होते हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो ये हमारा किडनी का डायग्राम है। ये 2 किडनियां हैं, सेम के आकार की हमारी किडनी होती है। ठीक है, ये मूत्रवाहिनियां हैं, यहाँ से फिल्टर होके और जो अच्छा वाला खून है वो दोबारा अवशोषित करके ये वापस सिराएं ले जाती हैं, धमनियां ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो अशुद्ध जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मूत्र मार्ग से मूत्र रंध्र द्वारा समय समय पर बाहर निकाल लिए जाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल रहता है, 2.5% यूरिया रहता है, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपलब्ध होते हैं। जब हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में पसीना या स्वेद आता है तो स्वेद में जल और लवण होते हैं। बुजुर्गों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। क्या संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इस कारण यह घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमारे शरीर को क्या करता है? ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन विधि को क्या कहते हैं? डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में, मछली किस रूप में निकालती है? अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प, कुछ जंतु अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अर्धघन या सेमी सोलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो श्वेत रंग का यौगिक जिसको यूरिक अम्ल जो होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया होता है। तो मानव क्या रिलीज करता है? यूरिया। पक्षी यूरिक एसिड और जो जलीय जीव जंतु है वो अमोनिया। पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे यानी पादप अपनी जड़ों मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं।
अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित होकर जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बूजों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूजो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम। जैसे जल और जैसे जाइलम। तो जल किसके द्वारा जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बना होता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे कहते हैं फ्लोएम। तो फै से फल, फै से फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम टिश्यू होता है। यहाँ पे ये मूल रोम होता है। जड़ यहाँ से पानी रिस रिस के और इसमें जाता है। ठीक है, इस तरह का तंत्र बना होता है। यहाँ से मूल रोम से पानी जाता है, पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों से जो फल फ्लोएम है वो इस साइड। ठीक है, इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? पदार्थों का परिवहन करते हैं। एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 7.3। हमें इस क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास, पानी, लाल शाही व एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी, एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदे लाल शाही की डालें। एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसका अवलोकन करें। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि ये जब हम इसको काटेंगे तो इसमें रेड कलर मिलेगा, यानी रेड शाही का कलर जो है वो इसमें आ गया। अब इसमें ये कैसे आया? तो हमने पढ़ा है कि अभी भी जाइलम और जो फ्लोएम के द्वारा है वो इनका परिवहन होता है। ये परिवहन तक। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है? वाष्प का उत्सर्जित हो जाने पादप वाष्प उत्सर्जन प्रक्रम द्वारा बहुत जल्द क्या कर देते हैं? हवा में निर्मुक्त कर देते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता और पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से खिंचाव विकसित होता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्प उत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है। इसलिए जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडी हवा का अनुभव होता है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन के कारण। ठीक है, तो ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया। अगले भाग में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।